नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल RSP टेक पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिरोध, और प्रतिरोध में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रतिरोध और उसकी एक ओम की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो उसके आगे का टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक इंटरनेशनल ओम। तो 1 इंटरनेशनल ओम क्या होता है दोस्तों, वो आज हम पढ़ेंगे और उसके आगे के टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। तो हम आज का टॉपिक डालिए 1 एक अंतर्राष्ट्रीय ओम। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, 1 इंटरनेशनल और ओम। क्या होता है दोस्तों ये 1 इंटरनेशनल ओम क्या होता है? तो ये डिफाइन करने के लिए समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाले पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे द्रव्यमान मापा गया, जो कि था 14.45321 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 4521 ग्राम। तो उसके सिरों पे जब प्रतिरोध मापा गया तो उसका प्रतिरोध कितना निकला दोस्तों? 1 इंटरनेशनल ओम, जिसका मान मैं बताऊंगा आपको। ये है समान, मान लो समान है, ये ठोस है पूरा। ठीक है, चलिए ये छोड़िए। नहीं दिख रहा ना? चलिए, तो ये है एक, हम बनाते हैं। ये मान लो दोस्तों एक पारे का स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, क्या है? पारे का स्तंभ। सॉरी, थोड़ा ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा ऐसे बना है, लेकिन इसका आपको मानना है कि कटाक्ष क्षेत्रफल हर जगह से क्या है? समान कटाक्ष क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 106.3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि यहाँ से सॉरी तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लंबाई है पूरी, कितनी? 106.3 सेंटीमीटर लंबा। और इसका कटाक्ष क्षेत्रफल हर जगह से क्या है? समान कटाक्ष क्षेत्रफल का है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या हमें रखना है? उसको रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हमने 106.3 सेंटीमीटर लंबे समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाले पारे का क्या है? स्तंभ, जिसको पोल बोलते हैं। तो इसका द्रव्यमान जब हमने नापा, द्रव्यमान कितना रहा इसका द्रव्यमान था 14.4521 ग्राम। ठीक है, क्या हुआ? पारे का स्तंभ जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जिसकी लेंथ कितनी है? 106.3 सेंटीमीटर, तो उसका द्रव्यमान यदि 14.4521 ग्राम हो, तो उस पारे के सिरों पर नापा गया जो प्रतिरोध है, यहाँ अगर हम ओम मीटर लगा दें तो इसका प्रतिरोध कितना आएगा? 1.00049 ओम, जिसको बोलते हैं 1 इंटरनेशनल ओम। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया आपका 1 इंटरनेशनल ओम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। पारे के समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाले, पारे के समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाले स्तंभ जिसकी लंबाई 106.3 सेंटीमीटर है का 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर द्रव्यमान 14.4521 ग्राम होने पर हो तो स्तंभ के सिरों पर मापा गया प्रतिरोध 1.00049 ओम होगा, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय ओम कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? हमें क्या करना है, पारे का 106.3 सेंटीमीटर आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आपको पारे का ये स्तंभ लेना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री टेम्परेचर तापमान लेना पड़ेगा। आप ये प्रैक्टिकल करोगे तो ये सेम प्रॉपर यही आएगा। अगर आप एकदम ठीक से प्रैक्टिकल करते हो इसका तो सेम यही आएगा। तो आपको क्या है दोस्तों करना है, इसके लिए पारे का 106.3 सेंटीमीटर लंबा समान कटाक्ष क्षेत्रफल वाला ऐसा स्तंभ लेना है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे कितना इसका द्रव्यमान हो, 14.4521 ग्राम। अगर समान कटाक्ष क्षेत्रफल हुआ और 106.3 सेंटीमीटर लंबा हुआ और जिसका द्रव्यमान 14.4521 ग्राम हुआ, यानी आप कह सकते हो कि यदि 14.4521 ग्राम हम पारा ले लें और उसको 106 सेंटीमीटर के स्तंभ में डलवा लें या डाल लें जिसका कि कटाक्ष क्षेत्रफल समान हो, तो उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखकर हम जब इसके दोनों सिरों पे प्रतिरोध नापेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1.00049 ओम, जिसे हम बोलते हैं 1 इंटरनेशनल ओम या एक अंतर्राष्ट्रीय ओम। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चालकता या कंडक्टेंस। चलिए क्लियर है? उसके बाद में अगला टॉपिक है आपका चालकता। दूसरा टॉपिक आपका चालकता, कंडक्टेंस। दोस्तों पहले हमने पढ़ा था प्रतिरोध और उसके बाद में एक इंटरनेशनल ओम और एक ओम की हमने परिभाषा पढ़ ली। उसके बाद में है चालकता। चालकता क्या होती है दोस्तों? चालकता भी पदार्थों का एक गुण है जो कि प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध तो चालक में से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, जबकि चालकता क्या करती है, चालक में से प्रवाहित धारा को सुगमता या सहायता प्रदान करता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं पदार्थ का वह गुण है ये जो स्वयं में से प्रवाहित धारा को सुगमता प्रदान करता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि ये प्रतिरोध के हमेशा उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों? तो हम लिख सकते हैं इसमें पदार्थ का गुण जो धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करे। तो ये गुण हो गया क्या,
चालकता। ठीक है, और यहाँ नोट डाल के या सीधा लिख सकते हैं, यह प्रतिरोध के विपरीत गुण है। ये प्रतिरोध के विपरीत गुण है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इसमें आप लिख सकते हो, और इसका पहले प्रतीक लिख लीजिए। इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है जी, कैपिटल जी। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका मात्रक होता है साइमन, या इसको बोलते हैं सीमेंस, या इसका दूसरा एक मात्रक और होता है महो, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं उल्टे ओमेगा से। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने यहाँ लिखा ये प्रतिरोध का विपरीत गुण होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ? ये G बराबर क्या होता है? 1/R। क्लियर है? G बराबर क्या होगा? 1/R। और इसका वैसे बेसिकली इसका जो मात्रक है वो महो ही आता है, महो। जहाँ भी ये उल्टा ओमेगा आपको दिखेगा वो किसका मात्रक होगा? वो दोस्तों होगा मात्रक चालकता या कंडक्टेंस का। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा होती है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? सबको पता है। पहला होता है दिष्ट धारा, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। और दूसरी होती है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? तो 2 प्रकार की धाराएं होती है बेसिकली। तो इसमें हम पहली देखते हैं दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी। डीसी क्या होती है दोस्तों? तो डीसी वह धारा होती है दोस्तों जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। शुद्ध डीसी कभी भी उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। शुद्ध डीसी के मान और दिशा में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो वो धारा, तो हम लिख सकते हैं वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे। समय के साथ अपरिवर्तित रहे। ये थोड़ा, चलो ये गलत लिख लिए, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, ये होता है, ये लिख लीजिए। जो भी लिखो आपको समझना है, चलो ये लिख लेना, ये लिख लेना। ठीक है, अपरिवर्तित, जिसका वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहेगी। ऐसी धारा कौन सी होती है? डीसी धारा। मैंने बताया वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो इसका एक डायग्राम बनता है, ग्राफिकल डायग्राम बोलते हैं। तो ये हो गया इधर पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव, और यहाँ हो गया 0। तो दोस्तों डीसी धारा वो होती है जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, यानी कि यहाँ जो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की ओर नहीं जाएगा। जबकि हम जब ऐसी पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा। इस समय के सापेक्ष हम इसका बनाते हैं डायग्राम। तो ये बनता है दोस्तों, ठीक है, इसका मान व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसलिए इस धारा को क्या बोलते हैं? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक चीज़ लिखनी है आपको,
आप सोच रहे होगे, हाँ ये आपको ये यहाँ एक चीज़ और लिखनी है, ये सेल या बैटरी से प्राप्त होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि डीसी जनरेटर से भी होती है। जी ज़रूर होती है, इसीलिए आपको यहाँ एक चीज़ और लिखवा रहा हूँ मैं कि डीसी जनरेटर से प्राप्त डीसी क्या होती है? पल्सेटिंग यानी कि स्पंदित, स्पंदित स्पंदित यानी कि पल्सेटिंग, पल्सेटिंग, ठीक है। ये होती है पल्सेटिंग डीसी, यानी कि कौन सी डीसी? जिसकी दिशा तो परिवर्तित नहीं होगी, दिशा परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन इसके मान में परिवर्तन होता रहेगा, तो ये होती है स्पंदित डीसी, जिसको बोलते हैं स्पंदित डीसी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो डीसी जनरेटर से प्राप्त हमें जो डीसी धारा है वो कौन सी होती है? स्पंदित। तो हम बोल सकते हैं कि जो शुद्ध डीसी है वो हमें किससे प्राप्त होती है? बैटरी या सेल से। आगे बताऊंगा बैटरी और सेल क्या होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद में हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। दूसरे प्रकार की धारा प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने पढ़ा कि डीसी धारा वो होती है जिसके मान व दिशा में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कौन सी? ये होगी उसके विपरीत, वह धारा जिसका मान व दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहे। वह धारा कौन सी होती है? एसी। और यह है हमें अल्टरनेटर, जिसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तक। इसका नाम ही प्रत्यावर्तक है, तो ये धारा कौन सी देगा? प्रत्यावर्ती। यह हमें प्रत्यावर्तक से प्राप्त, यह हमें प्रत्यावर्तक से प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा वर्तमान काल में अगर किसी धारा का यूज हो रहा है तो वो कौन सी है? ये है प्रत्यावर्तक, सबसे ज़्यादा। वो भी बताऊंगा आगे क्यों हो रही है, तो इसको एक बार आप समझ लीजिए। तो दोस्तों हमने पढ़ा था डीसी करंट में ग्राफिकल डायग्राम से हमने समझा था, और इसमें हम एसी धारा को भी समझते हैं। ये है समय के सापेक्ष हमने एक डायग्राम बनाया। कौन सा? ग्राफिकल डायग्राम। तो ये धारा डीसी धारा के गुणों के बिल्कुल अलग गुणों की है। अब देखिए उसका क्या है? डीसी धारा, चलो मैं यहाँ डीसी और एसी दोनों में अंतर भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ बता देता हूँ मैं साथ में ही, ठीक है। प्लस माइनस, और ये है 0, यानी कि इससे ऊपर जाएगा मान तो ये रहेगा प्लस में। तो डीसी धारा की ये विशेषता है कि मान हमेशा क्या रहेगा? एक दिशा में, और मान समान चलता रहेगा। यहाँ देखो, ये मतलब इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है डायग्राम बनाने में हो जाए, बाकी ये है ना समान रहेगा हमेशा। ये क्या रहेगा? समान। ये गैप कम नहीं होगा, इसका मतलब धारा के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा। और दिशा आपको पता है, जब ऊपर ऊपर चल रहा है तो धारा के दिशा में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अब देखिए दूसरी, पहले यहाँ देखिए, अब यहाँ से धारा का मान बढ़ने लगा, ये मान बढ़ता रहा, प्लस में बढ़ता रहा। यहाँ एक आया पॉइंट जहाँ ये किस पे पहुँच गई? शिखर पे, यानी कि टॉप पे, अपने शिखर मान पे धारा पहुँच चुकी है। उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या हो गई? घटना शुरू, और यहाँ आकर ये क्या होगी? शून्य, यानी कि 0 हो गई। उसके बाद में फिर ये बढ़ना स्टार्ट हुई, लेकिन इस बार ये बढ़ रही है किस में?
माइनस में। तो अब यहाँ फिर से ये माइनस पे यहाँ आकर क्या बढ़ गई, शिखर पे बढ़ गई, लेकिन ये कौन सा है, माइनस में, और यहाँ कौन सा है, प्लस में। तो दोस्तों ये वह धारा है जिसका मान भी परिवर्तित हो रहा है समय के सापेक्ष। ये देखिए मान भी परिवर्तित हो रहा है और इसकी दिशा भी देखिए आप परिवर्तित हो रही है। ये नहीं है इसमें दिशा, ये नहीं है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होती है, इसकी दिशा हमेशा विद्युत की दिशा हम किस में लेते हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए, कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पे ये हम डिसाइड करते हैं प्लस और माइनस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एसी करंट, जो जिसका मान समय के सापेक्ष क्या है, बदलता रहता है। जैसे जैसे समय ये समय चल रहा है, ऐसे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी परिवर्तित होगा और साथ के साथ दिशा भी परिवर्तित होगी। तो ये है दोस्तों एसी धारा। मैं यहाँ दोनों के बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। इसका मान भी परिवर्तित हो रहा है और इसकी दिशा भी परिवर्तित हो रही है। ये है आपकी एसी धारा, एसी, और ये है आपकी डीसी। तो ये हो गए दोस्तों आपके धारा के प्रकार, ठीक है। नोट कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद का टॉपिक हमारा है विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत धारा के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो आपको आज देखने हैं। तो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा आपको पता है क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा के प्रकार तो मैंने पढ़ा दिए, इसके बाद में प्रभाव आते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के भी प्रभाव होते हैं जिनको हम आज पढ़ते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन से हैं दोस्तों? विद्युत धारा के बहुत से प्रभाव हैं जिनमें मुख्यतः हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से? चुंबकीय, दूसरा ऊष्मीय, तीसरा रासायनिक। रासायनिक प्रभाव, ये हैं तीनों मेन प्रभाव। उसके अलावा भी तीन और प्रभाव होते हैं जिनको मैं इधर लिख देता हूं। किरण प्रभाव, पांचवा गैस आयनीकरण करण प्रभाव, और छठा है इसका विद्युत आघात, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये हो चुका होगा। उसके अलावा ये पांच बचते हैं जिनमें से ये मुख्यतः उपयोग किए जाने वाले तीन प्रभाव है। लिख देता हूँ मुख्य प्रभाव, ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रभाव हम देख लेते हैं, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है दोस्तों? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। माना कि हमने किसी सीधा वायर में ही हमने यहाँ से करंट प्रवाहित किया। कौन सा? ये कौन सी धारा होगी? प्लस माइनस दिखा रहा हूँ तो ये होगी डीसी धारा, ठीक है। तो इसमें हमने करंट प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय, ये है चुंबकीय, शॉर्ट में लिख देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन सा होता है दोस्तों? विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही क्या है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है? इसके बाद में दूसरा है आपका ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। अब ऊष्मीय प्रभाव क्या है दोस्तों? एक चालक लिया, उसके दोनों सिरों पे, ये जरूरी नहीं है कि ऊष्मीय प्रभाव भी निर्भर करता है धारा पे, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। अब इसमें आपने क्या दिया? धारा दी, और ये क्या हो गया? गर्म। ये धाराएं हैं, गर्म धाराएं, गर्म धाराएं हैं। तो इसकी ये परिभाषा आप लिख सकते हो कि विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक का गर्म होना ही विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि जब आप विद्युत धारा दोगे तो चालक
उसके विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोध, जिसके कारण वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हो एक दीवार है, उसको आप धक्का लगा रहे हो, ठीक है, आप लगा रहे हो उसको धक्का और वो आगे नहीं जा रही है, तो आपके शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, आपको गर्मी लगने लगेगी, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे ही क्या आता है, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी भी हो जो आप इसको धक्का दे रहे हो और वो खिसक जाए आगे, तो भी आपको क्या है, आपके शरीर में क्या होगा, हीट पैदा होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और प्रतिरोध उसके क्या करता है, विरोध करता है, तो उस चालक में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब उसके बाद में है तीसरा, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव क्या होता है दोस्तों, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे माना कि ये एक पात्र है जिसमें कि एक विलयन भरा हुआ है, मान लो ये विलयन है H2SO4। ठीक है, अब इसमें जब आप मान लो इलेक्ट्रोड डाल दिए 2, ठीक है, और आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो ये क्या होगा, जो H2SO4 जो कि मिला हुआ है, उसके अणु H2+ आयन में टूट जाएंगे प्लस SO4- आयन में टूट जाएंगे ये। तो विद्युत धारा प्रवाह के कारण विलयन के अवयवों का टूटना ही क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। क्लियर है दोस्तों, कि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे विलयन के अवयवों का टूटकर अलग हो जाना ही विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों आता है चौथा आपका किरण प्रभाव, जो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। किरण प्रभाव, एक मान लो निर्वात नली है, ये है निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। अब मान लो इसके सिरों पे आप अत्यधिक उच्च वोल्टेज व उच्च फ्रिक्वेंसी, ये आगे आएंगे चीज़ें, फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज आरोपित करोगे, तो क्या होगा, इसमें है ना किरणें उत्पन्न होगी, किरणें उत्पन्न होगी, और इन किरणों का उत्पन्न होना ही क्या है, विद्युत धारा का किरण प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका लास्ट बचता है, बेसिकली ये 3 मैंने आपको बताया, 3 ज़्यादातर यूज होते हैं। उसके बाद पांचवा है गैस आयनीकरण। गैस आयनीकरण क्या है दोस्तों, ये भी ऐसा ही है, जैसे कि हम एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ये ट्यूब है और उसमें मान लो कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस भरी हुई है। अब इसमें क्या हम उच्च वोल्टेज आरोपित करेंगे, मान लो उच्च वोल्टेज यहाँ से आरोपित कर दी, हाई वोल्टेज दे दी, हाई वोल्टेज दे दी। उसके बाद क्या होगा, ये गैस जो है वो क्या है, आयनीकृत हो जाएगी, यानी कि गैस का आयनीकरण हो जाता है। कैसे कि गैस जो है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगी, टूट जाएगी, अलग अलग या दूर दूर हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो ये दोस्तों कौन सा प्रभाव है विद्युत का, यानी कि उच्च वोल्टेज किसी गैस पे आरोपित करने पे उसका आयनों में विभक्त होना क्या है, गैस आयनीकरण सिद्धांत। ठीक है, यानी कि विद्युत का गैस आयनीकरण प्रभाव है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, पढ़िए अच्छे से रिवाइज करिए, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है होगा। अगर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो मुझे कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, आप अभी तक जो मैंने पढ़ाया है या आगे पढ़ाऊँगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।